नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा लिखित है। इसमें अध्याय 4 पूर्व स्वच्छंदतावाद काल। अब तक हमने पढ़ा खड़ी बोली का विकास, हिंदी कविता और खड़ी बोली का विकास। इसके बाद पूर्व स्वच्छंदतावाद काल का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस युग में ही व्यक्तिगता प्रधान अनुभूति मूलक साहित्य धारा विकसित हुई। जो इसके प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन से हैं? लेखक श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, बालमुकुंद गुप्त आदि इसके प्रवर्तक हैं। इस युग में क्या हुआ था, इसकी प्रधानता है वो क्या है? प्रकृति चित्रण, कल्पना, उदासी, भग्नावशेषों के प्रतिललक उनकी रचनाओं में मिलता है। तो पूर्व स्वच्छंदतावाद काल है अध्याय 4। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार नए लेखकों ने अपनी रचनाएं लिखी और क्या क्या उनके विषय थे। पूर्व स्वच्छंदतावाद काल में हम देखेंगे स्वच्छंदतावाद की एक क्षीण धारा भारतेंदु तथा उनके समकालीन लेखकों की कविताओं, निबंधों, उपन्यासों और नाटकों में देखी जा सकती है। पुनर्जागरण की कौन से सन 40 तक की रचनाओं में मिलता है। पुनर्जागरण के कारण इस देश के लोगों को एक दृष्टि मिली। यानी जब पुनर्जागरण हम पढ़ चुके हैं, उसमें क्या हुआ था, किस प्रकार हमने देखा कि लोगों को एक उनके सोचने विचारने की शक्ति में विकास हुआ। इससे उन्हें अपनी विशिष्टता को पहचानने और बदलने का एक अवसर प्राप्त हुआ। इस पहचान के दो धरातल थे, एक सांस्कृतिक, राजनीतिक और वैयक्तिक। जो धरातल थे वो कौन कौन से थे? सांस्कृतिक, राजनीतिक और वैयक्तिक। पहले धरातल पर बदली हुई परिस्थितियों में रूढ़ियों, अंधविश्वासों को नकार कर ठहराव और गतिरोध से आगे बढ़कर गत्यात्मक बनने की कोशिश की गई। जो एक अंधविश्वास उस समय में प्रचलित था, पुरानी परंपराओं और रूढ़ियों को मानकर चलने वाले व्यक्ति थे, धीरे धीरे उनको तोड़कर वो आगे बढ़ गए। इस अवरोध को गोखले और तिलक ने अपने वक्तव्यों में बार बार रेखांकित किया है। उदाहरण के लिए गोखले का एक वक्तव्य है जो सन 1895 में उद्धृत किया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के प्रभाव से भारतीय जाति का विकास अवरुद्ध हो रहा है। उस समय की जो व्यवस्था थी उससे वो क्या कह रहे हैं कि भारतीय जाति है उसका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, अवरुद्ध हो रहा है। दूसरे धरातल पर व्यक्तिगता के परिप्रेक्ष्य में पहचान की अनुभूति को गहरा बनाया गया। जातीय विकास के अवरोध को दूर करने के लिए प्रयास जारी था। सन 1905 में बंग विक्षेप से असंतोष की जो लहर फैली, उससे स्वदेशी को प्रतिष्ठा मिली। उस समय बंगाल का जो विभाजन हुआ, उस समय क्या हुआ, जो बंगाल में विभाजन हो गया तो जो लोग भारतवर्ष में रह गए थे, भारत के थे, उससे क्या हुआ, अपने देश को मजबूती मिली, उससे एक स्वदेशी को एक प्रतिष्ठा भी मिली। सन 1904 में जापान ने रूस को हराया। विश्व युद्ध की बात है। एशियाई देशों पर इसका गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। श्वेत जातियों के प्रति उच्चता की भावना बहुत कुछ टूट गई। अपनी भाषा, संगीत और चित्रकला के नवोत्थान की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ। यानी अपनी भाषा की उन्नति करो, संगीत, चित्रकला, नवोत्थान, नई विचारधाराएं, नए क्रियाकलाप करो, उनका ध्यान उन सभी ने खींचा। संगीत के क्षेत्र में भातखंडे और चित्र के क्षेत्र में अवनींद्र नाथ ठाकुर को नया प्रवर्तन किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहले आवाज लगाई थी, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। यानी अपनी भाषा की उन्नति करोगे तो यही सारी उन्नतियों का मूल है। इस युग में इस तथ्य पर साहित्यकारों का, विशेष रूप से महावीर प्रसाद द्विवेदी का ध्यान आकृष्ट हुआ। पुनर्जागरण युग में अतीत के प्रति जो नवनिष्ठा व्यक्त की गई, वह द्विवेदी मंडल के लोगों में भी देखी जा सकती है। किंतु दोनों युगों की अतीतोन्मुखता में अंतर था। इस युग में अतीत को समाज के बृहत्तर आयामों के साथ समाविष्ट किया गया।
इसके प्रमाण मैथिली चरण गुप्त के काव्य साहित्य को उदाहरित किया जा सकता है। इनकी रचनाओं में परंपरा के प्रति आग्रह भी था और समसामयिकता के प्रति टूट सकता था उतना टूटा भी। यानी इन्होंने क्या किया है कि जो पुरानी परंपरा है उनको भी, वो ये कहते थे कि पुरानी जो परंपरा है उनको मानकर भी चलो और नवीनता से भी जुड़ो। ऐसा नहीं है कि तुम पुरानी परंपराओं को छोड़कर नवीनता में आगे बढ़ जाओ, वो इस प्रकार की बातें नहीं करते थे। भाषा सब में सफाई, सपाटता और भावनामयता विशेष रूप से द्रष्टव्य है। भावनामयता स्वच्छंदतावादी अनुभूति के आसपास पड़ती है। इस युग में ही व्यक्तिक प्रधान अनुभूति मूलक साहित्य की धारा विकसित हुई। इसके जो प्रमुख हैं वो हैं श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी। जो प्रमुख लेखक हैं वो कौन कौन से हैं? बाल मुकुंद गुप्त आदि इसके प्रवर्तक हैं। प्रकृति चित्रण, कल्पना, उदासी, भग्नावशेषों के प्रति ललन उनकी रचनाओं में मिलता है। वस्तुतः इस काल में लेखकों को जमीन बनाने का काम किया। लेखकों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कि हमें किस प्रकार से कार्य करना है और किस विषय में क्या कार्य करना है। तो इस समय लोगों ने वो कार्य किया। गंभीर और अर्थवान रचनाओं की दृष्टि से इस काल का अधिक महत्व नहीं है। गंभीर और अर्थवान रचनाएं इस काल में नहीं लिखी जा रही थी, सिर्फ मनोरंजन के लिए अच्छी पुस्तकें लिखी जा रही थीं। जमीन तैयार करने के लिए सामूहिक ढंग पर साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए कुछ करने की जरूरत थी। सन 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह के उद्योग से नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। कब हुई? तो प्रश्न बनता है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1893 ईस्वी में। इस सभा ने विभिन्न विषयों के ग्रंथों का प्रकाशन किया। हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की। जो हिंदी में हस्तलिखित ग्रंथ थे, पुरानी पांडुलिपियां थी, उसकी संस्था ने खोज की। नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन, आर्य भाषा पुस्तकालय की प्रतिष्ठा, हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापन आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्य नागरिक प्रचारणी सभा ने किए। सम्मेलन की स्थापना के बाद सभा ने अपना ध्यान हिंदी साहित्य की समृद्धि में लगाया और प्रचार का कार्य का सम्मेलन भी संभाला। जब इतने सारे कार्य हो गए, पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगीं, हस्तलिखित पांडुलिपियों और लिखित ग्रंथों की खोज होने लगी, प्रकाशन होने लगा, पुस्तकालय की प्रतिष्ठा हो गई, सम्मेलन होने लगे। फिर उन्होंने जो मुख्य कार्य किया नागरिक प्रचारणी सभा ने, वो क्या किया? हिंदी का प्रचार और प्रसार। सरस्वती का प्रकाशन किस प्रकार हुआ, कहाँ से हुआ? तो उस समय की जो प्रमुख पत्रिका थी वो सरस्वती ही थी। सन 1899 में इंडियन प्रेस, इलाहाबाद के स्वामी चिंतामणि घोष, समय है इसका 1899। कहाँ से प्रकाशित हुई? इंडियन प्रेस, स्थान इलाहाबाद। और किसने की? स्वामी चिंतामणि घोष ने एक मासिक पत्रिका निकालने का निश्चय किया। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि उसका संपादन भार वह स्वयं ग्रहण करें। सभा ने इसके लिए एक संपादक मंडल गठित किया। इस मंडल के सदस्य थे श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी। एक वर्ष तक सन 1900 ईस्वी यही संपादक मंडल कार्य करता रहा। जो चिंतामणि घोष ने पत्रिका निकाली 1899 ईस्वी में, इंडियन प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, जो उसका दायित्व इन सभी ने एक वर्ष तक संभाला, है ना। सन 1901 में इस कार्य का दायित्व श्याम सुंदर दास पर पड़ गया। तो प्रश्न बनता है कि श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका कार्यभार कब संभाला? 1901 ईस्वी में। किंतु 1902 के अंत में उन्होंने भी अपने संपादन कार्य से मुक्त कर लिया अपने आप को। उन्होंने भी उसका प्रकाशन नहीं किया। सन 1903 में सरस्वती के संपादन का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने को सौंपा गया। इनका समय है, उनका जन्म दौलतपुर रायबरेली में हुआ था। वे लड़कपन से ही अत्यंत परिश्रमी और कर्मनिष्ठ थे। रेलवे में वो नौकरी करते हुए भी उन्होंने कर्म के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दिया। बम्बई में रहते हुए उन्होंने संस्कृत,
अंग्रेजी और मराठी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, किंतु अपने बॉस से मतभेद होने पर नौकरी को लात मार दिया। सरस्वती के संपादन प्रकाशन में भी उन्होंने अपनी रेलवे की ये नियमितता बरती। रेलवे में जॉब करते थे वो कार्य, और उन्होंने सरस्वती का जब प्रकाशन संभाला संपादन भार, तो जिस प्रकार नियम वहाँ पर उन्होंने अपनी नौकरी में जो सीखे थे, वही जब नौकरी को उन्होंने त्याग दिया, उसके बाद सरस्वती का जब संपादन का कार्यभार संभाला तो वही रूल रेगुलेशन उन्होंने वहाँ पे भी फॉलो किए। उसके कारण उसको एक गति प्रदान की पत्रिका को। किंतु सरस्वती अपने प्रकाशक की प्रारंभिक दिनों में प्रगतिशील पत्रिका नहीं थी। उसमें अनेक प्रतिक्रियावादी लेख छपे। सन 1904 में महारानी लक्ष्मीबाई पर एक लेख छपा। उसमें कहा गया कि महारानी तो बहुत अच्छी थी, उन्होंने 1857 में अंग्रेजों को सहायता का आश्वासन दिया था। उसी लेख में तात्या टोपे को नृशंस हत्यारा कहा गया। 1905 में एक ऐसा राजा की प्रशस्ति छपी थी जिसने 57 के विद्रोह में अंग्रेजों की मदद की। इस तथ्य को देखते हुए आश्चर्य नहीं कि भारतेंदु मंडल के लेखकों ने सरस्वती में नहीं लिखा। इस तरह के लेख छपे, तब क्या हुआ कि पत्रिका का सभी विरोध करने लगे। द्विवेदी जी ने बालकृष्ण भट्ट को सलाह दी कि वे अपने विचारों में नरमी से काम लें। ये सारे जो लेख छापे थे वो किसने छापे थे? बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे थे, और वह प्रकाशित करते थे कि इस तरह के जो महान पुरुष हैं, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो भारत के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, उनके बारे में उन्होंने इस प्रकार के लेख लिखे। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि आप अपने लेखों में थोड़ी नरमी लें, अपने विचारों को इस प्रकार न प्रकाशित करवाया करें। सन 1908 में द्विवेदी जी का लेख छपा। वह कौन सा था? संपत्ति शास्त्री की भूमिका, सरस्वती में छपा। इसके बाद सरस्वती का रुख बदल गया और वह प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख हुई। इसके पहले उसका रुख प्रतिक्रियावादी था, पर द्विवेदी जी ने जिस लगन, निष्ठा, योग्यता और परिश्रम से सरस्वती का संपादन किया, वह पत्रिका के इतिहास में अत्यंत विरल है। इसके माध्यम से ही उन्होंने गद्य भाषा को व्यवस्थित किया। अभी तक पद्य की भाषा ब्रज भाषा बनी हुई थी, किंतु उन्होंने गद्य की भांति पद्य की भाषा के लिए भी खड़ी बोली को ही चुना। इस प्रकार गद्य पद्य की भाषा की विभाजक रेखा को मिटाकर उनके एकीकरण का जो कार्य संपन्न हुआ, उसका बहुत अधिक महत्व है। अनेक कवि लेखकों को प्रोत्साहित प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी सरस्वती पत्रिका का ही है। उस समय जब सरस्वती पत्रिका चली, तब व्यक्ति उस अपने आप को हाईलाइट करने के लिए भी, प्रशंसा पाने के लिए भी इसमें अपने लेख छपवाया करते थे। विषयों का चुनाव की दृष्टि से सरस्वती ने जो व्यापक दृष्टिकोण अपनाया, फिर एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि उसमें उच्च कोटि की रचनाएं ही प्रकाशित होंगी सरस्वती पत्रिका में। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया और प्रकाशित हो गया, नहीं। द्विवेदी जी ने जब इसका कार्यभार संभाला, तब उन्होंने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया कि इस तरह की उच्च विचारों वाली ही रचनाएं इस पत्रिका में छापी जाएंगी। जो व्यापक दृष्टिकोण अपनाया वह व्यावहारिक और समसामयिक था। सरस्वती के अंकों में प्राय संस्कृत या हिंदी के किसी प्राचीन कवि की परिचर्चा और हिंदीतर भाषा के किसी सामयिक कवि लेखक का परिचय, इतिहास पुरातत्व के किसी उन्नत काल का विवरण, यात्रा, भूगोल, स्थान वर्णन, उद्योगपति, समाज सुधार की जीवनी, चित्र परिचय, देशोन्नति से संबंध में समस्याओं पर लेख, राजनीतिक आर्थिक प्रश्नों के संबंध में सरकार से निवेदन, बालक वनितोपयोगी सामग्री, बच्चों के लिए भी सामग्री थी, टिप्पणियाँ, सामयिक हलचलों का उल्लेख, कहानियाँ, कविताएं, पुस्तक समीक्षा आदि को देखा जा सकता है। ये सारे जो चीजें थी वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती थी। यदि भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका से सरस्वती की तुलना की जाए तो यह उससे सर्वथा भिन्न मिलेगी। इसमें समसामयिक के प्रति विशेष ध्यान दिया गया है। कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन की परिहास प्रियता के स्थान पर मध्यवर्गीय समाज की नैतिक चेतना, मोटी नैतिकता के परिष्कार के प्रति अधिक जागरूक थी।
उन्होंने क्या था, मध्यवर्गीय समाज की जो चेतना है वह उस पत्रिका में वो छापते थे। समाज में घटित हो रहा था, अंग्रेजों का वर्चस्व था समाज में उस समय, तो वो उस तरह के लेख अपनी पत्रिका में छपा करते थे। सरस्वती में पुराने ढंग की कविताओं और समस्या पूर्तियों के स्थान पर खड़ी बोली की कविताएं छपने लगीं। नई भाषा और कविता के विषय भी नए थे। द्विवेदी जी ने अनुभव किया कि रीतिकालीन काव्य वस्तु और शैली पुरानी नहीं पड़ गई, बल्कि अनुपयोगी और जड़ हो गई है। हिंदी काव्य को उन्होंने उपयोगिता से संबंध किया। भारतेंदु और उनके मंडल के कवियों ने खड़ी बोली में जो कुछ लिखा उसमें ब्रजभाषा भोजपुरी के शब्दों का ही मिश्रण नहीं था, बल्कि संज्ञाओं और क्रिया रूपों में भी अनेक विकृतियां आ गई थी। विभक्तियां हटाने के लिए संधियों का रूप भी बिगाड़ दिया था। उदाहरण, दुनिया को दुनिये, असली को असली, नीव को नेव, इससे उससे जिससे, तिस पर उचितादेश प्रगटाएं, प्रचारों, हर्षाना आदि शब्दों को देखा जा सकता है जो आम बोलचाल के भाषा के शब्द हैं, है ना, सही नहीं है, त्रुटिपूर्वक शब्द हैं। इनका प्रयोग उनकी रचनाओं में होता था। अंबिका दत्त व्यास के मतानुसार यह के स्थान पर यह और वह के स्थान पर वह लिखा जा सकता था। भाषा संबंधी इस अव्यवस्था को दूर करने की जो कोशिश द्विवेदी जी ने की वह साहित्य के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी। जब सरस्वती पत्रिका में जो चीज़ें छपती थी तो द्विवेदी जी ने कहा कि उसकी भाषा की भी शुद्धता होनी चाहिए, गलत चीज़ों का प्रभाव गलत पड़ता है। द्विवेदी जी का कहना था कि कविता का विषय मनोरंजन व उपदेशजनक होना चाहिए। कविता ऐसी हो जो व्यक्ति को मनोरंजन तो करे ही, पर साथ ही साथ कोई अच्छा उपदेश भी प्रदान करे। यमुना के किनारे कलि कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है, न स्वेकियाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत, सभी पर कविताएं हो सकती हैं। रसज्ञ रंजन में उन्होंने ये कहा है, महत्वपूर्ण है। कभी कभी प्रश्न बनता है कि यह किसका कथन है। यहाँ से आता है, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे, तो यहाँ तक है ना। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। काव्य भाषा के संबंध में उनका विचार था कि कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे सब कोई सहज से समझ ले। बहुत अच्छे विचार थे उनके। उनका कहना था कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो जिसे पढ़ने में व्यक्ति को कठिनाई का अनुभव न हो। जो काव्य सर्वसाधारण की समझ से बाहर होता है वह बहुत लोकमान्य नहीं होता। अगर आप कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, भाषा का कठिन लेंगे, तो वह जन सामान्य उसको नहीं पढ़ेगा। और कविता का कर्म है व्यक्ति का मनोरंजन करना। काव्य भाषा के संस्कार परिष्कार के साथ साथ उन्होंने स्वयं कविताएं भी लिखी। अपनी काव्य प्रतिभा के संबंध में वे मोगलाते भी नहीं थे। उनका मुख्य कार्य खड़ी बोली कविता को नाना विषयों और शैलियों के उन्मुख करना और उसी भाषा को संस्कार देना था। उन्होंने संस्कृत की काव्य माधुरी और व्रतों को हिंदी में अवतरित करने के लिए कुछ रचनाओं का अनुवाद किया है। विनय विनोद के लिए उन्होंने किया है भर्तृहरि, हिंदी में अनुवाद किया है। भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद। विहार वाटिका जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद किया है उन्होंने। स्नेहमाला भर्तृहरि के श्रृंगार शतक और दोहों में अनुवाद। श्री महिम स्रोत संस्कृत महिम स्रोत का जो अनुवाद है वह इस नाम से किया है। गंगा लहरी पंडित जगन्नाथ की जो गंगा लहरी है सवैया छंद में, इसका अनुवाद है। ऋतु तरंगिनी कालिदास के ऋतु संहार का छायानुवाद। ऐसे ही ग्रंथ हैं। उनके मौलिक पद्य ग्रंथ हैं। देव स्तुत शतक, कान्य कुब्जावली व्रत महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र संपादक, नागरिक काव्य मंजूषा, कन्यकुब्ज, अबला विलाप, सुमन, द्विवेदी काव्यमाला और कविता कला। द्विवेदी जी द्वारा संपादित महावीर प्रसाद द्विवेदी
देवी प्रसाद पूर्ण, नाथुराम शर्मा शंकर, कामता प्रसाद गुरु, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का एक संग्रह भी उन्होंने प्रकाशित कराया। वर्ण विषय की दृष्टि से उनकी कविताओं को 4 कोटियों में बांटा जा सकता है: देशभक्ति, आध्यात्मिक, समाज की अधोगति और हास्य व्यंग्यपूर्ण अन्य उक्तियां। किंतु ये सभी रचनाएं इतिवृत्तात्मक हैं, बहुत बड़ी हैं। इसके कई कारण हैं। सच तो यह है कि उनमें कवि प्रतिभा का अभाव था। जो कविता है वो छोटी होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए। उनकी कविताएं क्या थी, बहुत लंबी लंबी थी, बड़ी बड़ी थी और प्रभावशाली नहीं थी। उनके उपयोगितावादी दृष्टिकोण के कारण भी काव्य अपेक्षित सरसता नहीं आ सकी। खड़ी बोली पद्य का यह आरंभिक काल था, इसीलिए उनका वर्णात्मक होना स्वाभाविक था। किसी भी भाषा में भाव व्यंजना की क्षमता आते आते आती है। द्विवेदी जी की प्रारंभिक कविताओं में वर्लीवर्द, विधि विडंबना है, हे कविते आदि में भाषा में शंकरता प्रचुर मात्रा में मिलती है। शब्दों के प्रयोग में न तो परिनिष्ठा है और न ही एक रूपता। ब्रजी से भी उन्हें छुट्टी नहीं मिली थी, क्योंकि जब व्यक्ति की मन में वही भाषा समाहित हो जाती है तो व्यक्ति वही उन्हीं शब्दों का प्रयोग अधिक करता है। शब्द रूपों, संधियों और क्रियापदों में भी मनमानापन दिखाई देता है। थिर मिटाए, तपी, अकुलानी, योग्यता, मूर्खताई आदि सदोष प्रयोग हैं। नाम धातु की संयुक्तता को उन्होंने कविता में प्रयुक्त करना पसंद नहीं किया, किंतु इसे दोष न मानकर भाषा की अभिव्यंजना शक्ति का सहायक समझना चाहिए। अवगाहा, स्वीकारा ऐसे ही शब्द हैं। बाद में वे भाषा की व्याकरण संबंध शुद्धता के प्रति सावधान हो गए हैं। श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सुप्रसिद्ध अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ के नवीन सिद्धांत गद्य और पद्य का पद विन्यास एक प्रकार का होना चाहिए। इसका पालन द्विवेदी जी ने यथाशक्ति करने लगे और दूसरे भी उनकी प्रेरणा से ऐसे करने पर बाध्य हुए। परंतु जैसा जबकि साहित्य मर्मज्ञ समझते हैं। वर्ड्सवर्थ स्वयं अपने सिद्धांत का पालन सर्वोत्कृष्ट कविताओं में नहीं कर सका था। उसी प्रकार द्विवेदी जी भी सब जगह सिद्धांत का निर्वाह नहीं कर सके, किंतु सिद्धांततः वे इसके पक्ष में थे। यथासंभव संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कम होना चाहिए। वे कहते थे कि भावानुकूल योजना के पक्षपाती थे, भावानुकूल छंद योजना के पक्षपाती थे। द्रुत, विलंबित, वसंतस्थ, वसंतलिका आदि संस्कृत वृत्तों के अतिरिक्त हिंदी और उर्दू के छंदों का प्रयोग भी उन्हें स्वीकार्य था। वो कहते थे कि जरूरी नहीं है कि भावानुकूल संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कम हो, ऐसा नहीं है, हम कर सकते हैं। तो संस्कृत के अतिरिक्त उर्दू सभी भाषाओं के छंदों का प्रयोग उन्हें पसंद था। इस प्रभाव से यह हुआ कि हिंदी कविता गिने चुने छंदों से बाहर जाकर नए नए छंदों में ढलने लगी। बंगला के मेघनादवध और मराठी के यशवंत राय महाकाव्य की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि यदि मेघनादवध अथवा यशवंत राय महाकाव्य वे नहीं लिख सकते तो उनको ईश्वर की निस्सीम सृष्टि में से छोटे छोटे सजीव अर्थात निर्जीव पदार्थों को चुनकर उन्हीं पर छोटी छोटी कविताएं करनी चाहिए। अगर तुम इतने बड़े महाकाव्य या बड़े काव्य नहीं लिख सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम छोटी कविताएं तो लिख सकते हो, क्योंकि इस प्रकार की कविताओं का हिंदी में अभाव है। इससे प्रभावित होकर हिंदी के कवियों का ध्यान पौराणिक कथानकों को नए रूप में प्रस्तुत करने की ओर गया। यानी उन्होंने क्या किया, पुराने विषयों को लेकर नई कविताएं लिखी। विषय उनके इतिहास संबंध हो गए, पुराने हो गए और कविताएं नवीन हो गईं। यद्यपि हिंदी के कवि माइकल मधुसूदन दत्त की भांति यूनानी पुराण गाथा की कलम
अपनी पुराण गाथा में नहीं लगा सके, फिर भी योगानुरूप उसमें उन्होंने परिवर्तन किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त ने इस दिशा के महत्व के कार्य किए, दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने उस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। गुप्त जी ने पौराणिक कथाओं के आधार पर खंड काव्यों की रचना भी उन्होंने की है। आप महावीर प्रसाद द्विवेदी के जब उन्होंने इस बात को कहा कि अब बंगला के मेघनाथ वध इतना बड़ा और मराठी के जो यशवंत राय महाकाव्य की ओर ध्यान आकृष्ट करने, इतने बड़े बड़े महाकाव्य नहीं लिख सकते हो तो तुम छोटे लिखो, उनकी रचना तुम छोटे में करो। तो इसी का प्रभाव ये हुआ कि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाएं लिखी जो पुराने इतिहास, पुरानी परंपराओं, पुराने उनके जो विषय हैं उनकी रचनाओं के, वो सभी ऐतिहासिक हैं, है ना। तो उन्होंने ऐतिहासिक खंड काव्यों की रचना की और निबंध भी काव्यों को भी, है ना, काव्य में भी उन्होंने रचनाएं इसी प्रकार की और जो निबंध रचनाएं की वो भी पौराणिक कथाओं के आधार पर ही लिखा उन्होंने। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन, उसका प्रकाशन किसने किया, किस प्रकार उसका प्रकाशन महावीर प्रसाद द्विवेदी पर आया और उन्होंने किस प्रकार नियमितता प्रदान की उसे, आज के सत्र में हमने इन सभी तथ्यों पर बात की। आगे के सत्र में जुड़े रहिए, इससे आगे हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।